दिल्ली में बिहार को मिला एक और ठिकाना। बिहार सदन समेत 169 भवनों का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। बिहार में अनलॉक 3 पर आज शाम को होगी चर्चा। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद हो सकता है बड़ा फैसला। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हुई तेज। सीएम ने किया महाअभियान का शुभारंभ। विश्व योग दिवस पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम ने कहा दुनिया को मिलेगा एम योगा ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार सदन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने भवन निर्माण विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। वर्चुअल मोड में किए गए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी जुड़े रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 21 विभागों के लिए तैयार किए गए 169 भवनों का उद्घाटन किया। इनके निर्माण पर राज्य सरकार की तरफ से कुल 14,011 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने 12 विभागों के लिए बनने वाले 73 भवनों का शिलान्यास भी किया है। इन 73 भवनों के निर्माण पर कुल 7,25,25,000 रुपए का खर्च आया है। तो बता दें कि दिल्ली में बिहार को अब एक नया ठिकाना मिला है। 169 भवनों का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सीएम नीतीश ने वर्चुअल तरीके से इन भवनों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सूबे के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़े हैं। निर्भय, अब बिहार को भी दिल्ली में एक और ठिकाना मिला है। बिल्कुल कह सकते हैं ऋतिक कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को विकास की गति पर लेकर के जा रहे हैं और साथ ही साथ वो जिस तरीके से आज जिन्होंने उद्घाटन किया है, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि देश की राजधानी में अब बिहार के जो मंत्री होंगे या मंत्रालय के जो कार्यभार होंगे वो सब कुछ अब दिल्ली में किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल आज जो उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में किया गया है। 10 मंजिला इमारत जो की गई है, जिसमें आपको बता दूं कि 169 भवन है। इस भवनों में कुल मिलाकर के 21 विभागों को जगह मिली है और आने वाले दिनों में 12 और विभाग होंगे जिनके लिए बाकायदा 73 भवनों का एक और शिलान्यास किया है आज मुख्यमंत्री ने। और साफ तौर पर जो आपने जानकारी दी है कि इस पर लगभग 700 से अधिक करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं जो बनकर के आज तैयार हो गया और जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने किया है, ये 14,011 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। कहीं ना कहीं तो ये देख सकते हैं कि ये बेहतर पहल कही जा सकती है, क्योंकि जो भी मंत्री हैं, जो भी मंत्रालय हैं, अगर वो लोग दिल्ली में किसी भी काम से जाते हैं या फिर मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी, क्योंकि प्रवासियों को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बिहार के जो प्रवासी होते हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं और दिल्ली में भी उनकी संख्या अधिक होती है। तो ऐसे में उनसे जुड़े हुए जो भी कामकाज होंगे वो अब उनको बेहतर सुविधाएं दिल्ली में ही मिल सकती है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि ये जो भवन आज जिसका उद्घाटन किया गया है, मुख्यमंत्री ने जो भवन का उद्घाटन किया है, उसकी खासियत को बता दूं कि वो पूरी तरीके से वातावरण के अनुकूल है। वो भवन जो है वो भूकंप रोधी है। इसके साथ साथ वहां सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। अगर जो भी मंत्रालय जो मिले हैं, उनके जो भी मंत्री होंगे, अगर वो वहां पहुंचते हैं तो उनके रहने की पूरी सुविधाएं होंगी। इसके साथ साथ कार्यालय जो होंगे, कार्यालय के अलावा जो पार्किंग होंगी, यानी कि पूरी सुविधाओं से परिपूर्ण है ये भवन। पूरी सुविधाओं से लैस है ये भवन। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऋतिक, देखा जाए तो ये भवन की खासियत भी है। खास करके साथ ही साथ जो हमने कहा कि यहाँ पे सौर ऊर्जा की जो बात की जाती है और मुख्यमंत्री लगातार बिहार को हरित बनाने की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में नए भवन की जो निर्माण की गई है उस पर भी पूरी तरीके से वो नियम को लागू रखा है उन्होंने। तो आगे आने वाले दिनों में ये एक बेहतर पहल कही जा सकती है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहल, ये कोशिश बेहतर साबित हो सकती है। बिल्कुल निर्भय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जो आपने बातें सामने रखी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अब बिहार को एक और ठिकाना मिला है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 169 भवनों का उद्घाटन किया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री भी इस मौके पर वर्चुअली तरीके से सीएम के साथ भी जुड़े रहे। और बिहार में कोरोना के कम होते ही मामलों के बीच कल से अनलॉक 3 शुरू होगा। आज शाम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में इस पर फैसला होगा। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ऐलान कर सकते हैं कि राज्य में स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे और कल से छूट के दायरे में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी।
वैसे कोरोना के घटते मामलों के बीच उम्मीद है कि बाजार को कुछ और पाबंदियों से छूट मिल सकती है। राज्य में अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के 2 हफ्तों में संक्रमण का दर काफी कम रहा, इसलिए उम्मीद जताई जा रही कि अनलॉक 3 में कुछ और छूट मिल सकती है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के अभी भी जारी रहने की संभावना है। गौरतलब है कि अनलॉक 2 में मंगलवार को यानी कि कल खत्म हो रहा है और आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वे बुधवार की सुबह से ही प्रभावी होंगे। तो बता दें कि आज शाम 5 बजे सीएम नीतीश आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में बिहार में आगामी अनलॉक 3 पर चर्चा होगी और क्या कुछ रियायतें दी जा सकती हैं जो अनलॉक 1 और 2 में दी गई है जनता को, उसमें क्या कुछ और ढील दी जा सकती है। क्योंकि अनलॉक 1 और 2 की बात करें तो दोनों में जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का असर गिरता हुआ दिखा। अब 3 में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़े हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी हैं। अभिषेक, बात करें बिहार में लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉक 1, 2 की शुरुआत और अब 3 की तरफ बिहार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, अनलॉक 3 की तरफ बिहार बढ़ रहा है, लेकिन बहुत छूट दे दी जाएगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन छूट दी जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है, तो जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं कोरोना के बिहार में, जो मौजूदा आंकड़े हैं जो रोज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं, उन आंकड़ों को देखकर हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि राज्य सरकार थोड़े और छूट दे सकती है। लेकिन क्योंकि बिहार में कोरोना काबू में पाता हुआ दिख रहा है, जहां एक दिन में औसतन 14,000 मरीज रोज मिल रहे थे, अब ये संख्या 300, 400 और 500 पर आ गई है। पटना में भी कोरोना का विस्फोट थमा है, तो जाहिर है सरकार थोड़ी छूट देने जा रही है। और पिछली अनलॉक के बाद जो पिछली कई बैठकें हुई हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, उन बैठकों में भी सरकार ने छूट देने का फैसला किया है। लेकिन बिहार पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा फिलहाल ऐसा मुझे नहीं लगता है, छूट जरूर मिलेगी। बिल्कुल छूट तो मिलेगी। और अगर हम बात करें अनलॉक 1 और 2 में जो रियायतें दी गई थी उसका भी बखूबी लोगों ने पालन किया है, उस पर भी कोरोना का ग्राफ गिरा है। 3 की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो जो टाइमिंग्स है, जो अनलॉक 2 में टाइमिंग दी गई थी उसे बढ़ाने पर विशेष रूप से चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल कई तरह की छूट दी जा सकती है। टाइमिंग को लेकर जहां तक बात है, देखिए दुकानों को खोलने की टाइमिंग 6 बजे तक है और इसकी टाइमिंग क्या बढ़ाई जाएगी यह भी देखना होगा। फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, हमारे पास जो जानकारी है, जितनी हमारी समझ है, दुकानों की टाइमिंग नहीं बढ़ाई जाएगी, 6 बजे तक ही दुकानों की टाइमिंग रहेगी ऐसा लगता है। हालांकि ये पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर है, जो जानकारी है वो उतनी पुष्ट नहीं है, तो सरकार आज क्या फैसला लेती है। बिल्कुल अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे, चलिए बिल्कुल यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। और जो बातें सामने निकल कर आएंगी वो शाम को जब बैठक होगी, जब इस पर चर्चा होगी, वो सब कुछ साफ हो जाएगा कि अनलॉक 3 में क्या कुछ रियायतें दी जाएंगी और कहां तक पाबंदियां लगाई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं देश में कोरोना की। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है। आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में 53,256 नए मरीजों की पुष्टि की गई। सबसे बड़ी राहत की खबर यह रही है कि इस बार मौत के आंकड़ों में भी भारी कमी देखने को मिली है, जहां 24 घंटे में 1,422 मरीजों की जान गई है। वहीं 24 घंटे में देश में 78,190 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। बिहार में लगातार कोरोना की रफ्तार घटती जा रही है। पिछले 24 घंटे में सूबे में 294 मरीजों की पुष्टि की गई, जहां पटना जिले में सर्वाधिक 48 मरीजों की पहचान की गई। आपको बता दें कि विगत 24 घंटे में 1,06,662 कोरोना सैंपलों की जांच की गई। बिहार में सोमवार से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया। अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार इस महाअभियान का शुभारंभ भी कर चुके हैं। राजधानी पटना सहित इस महाअभियान को लेकर राज्य में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग भी लगाए गए। अभियान की तैयारी के लिए राज्य स्तर से सभी जिलों को निर्देश पहले जारी किए जा चुके हैं। हर गांव, गली, मोहल्लों को इस महाअभियान से जोड़ने की तैयारी है। 6,000 से अधिक स्थायी और अस्थायी केंद्रों पर राज्यवासियों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस महाअभियान के तहत 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि हर दिन
3,30,000 के आसपास टीकाकरण का काम होगा। राज्य में सघन टीकाकरण अभियान चलाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जिला से प्रखंड तक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। राजधानी पटना के बेउर जेल में कैदियों पर अब कड़ी निगरानी होगी। इसके तहत जेल के पश्चिमी दीवार पर 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके जरिए जेल के बाहर से गांजा, मोबाइल समेत आपत्तिजनक चीजें फेंकने वालों पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में बेउर जेल में छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे। और गोपालगंज में बारात से वापस जा रहे बारातियों से भरा गाड़ी गंडक नदी में गिर गया। वहीं तकरीबन 6 लोग घायल हो गए हैं इसमें और एक की हालत गंभीर बताई गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बघूच से बारात गोपालपुर आ रही थी। तो आपको बता दें, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं गोपालगंज की ये पूरी घटना है, जहां पर बारात से वापस आ रही गाड़ी गंडक नदी में गिर गई। आपको बता दें कि इसमें 6 लोगों की घायल होने की सूचना है, जिसमें एक की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ये गाड़ी अनियंत्रित होकर गिरी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं आसपास के इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। 6 लोगों को इसमें से निकाला गया है, उसमें करीबन एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि बारात से गाड़ी वापस लौट रही थी, उत्तर प्रदेश से आ रही थी और रास्ते में यह घटना घटित हुई है। कटिहार पुलिस ने साइक अली हत्याकांड का खुलासा किया है। तीनों आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आबादपुर थाना क्षेत्र के चंपाखोर पंचायत के इस मामले में 16 जून से ही साइक अली अपने घर से लापता था और 17 जून को घर से ही कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय 3 लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, जिसे परिजनों ने नामजद आरोपी बनाया था। बहुत निर्मम तरीका से हत्या किया गया था। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा आबादपुर थाना कांड संख्या 5321 दर्ज कराया गया। कांड दर्ज कराया गया। इस पर थाना अध्यक्ष आबादपुर अनूप कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के दिए गए निर्देश के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर उसमें से 3 प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर। बिहार शरीफ में भारतीय स्टेट बैंक पटना के प्रबंधक ब्रजेश कुमार के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 6 लाख की चोरी हुई है। बता दें कि परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था, तभी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो बिहार शरीफ में स्टेट बैंक के प्रबंधक पटना के प्रबंधक ब्रजेश कुमार के घर में यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप, शादी समारोह में पीड़ित का पूरा परिवार कहीं गया हुआ था और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि घर में सामान इस तरीके से बिखरा पड़ा है। उसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें करीबन 6 लाख की चोरी का अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हमको कुछ पता चला अपने पास पड़ोस के लोगों से, क्योंकि भतीजा भी तो 1 सप्ताह से जो शादी विवाह का लगन है तो गांव चला गया था, वो यहाँ था नहीं। तो हमको करीब 11-12 बजे हमको किसी ने दूरभाष पर मुझे सूचना दी, हमारे पास पड़ोस के लोगों ने, कि मैनेजर साहब आपके घर में चोरी हो गई है। हमने कहा देखे हैं आप लोग? तो हाँ, ताला टूटा हुआ है, अंदर पूरा सामान छत बिछत पड़ा हुआ है, आप कहाँ हैं? मैंने उनको कहा भाई तो अभी पटना में हूँ, तो आइए। हम कि ठीक है, आने में तो हमको 1.5-2 घंटा लगेगा। मैं अचानक सारा चीज सुन कर को हम पटना से हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए। आए देखे कि घर में स्थिति ये। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आसमान छू रही है। जनता आए दिन सरकार से इसे कम करने की मांग कर रही है। तो वहीं इस बीच सरकार एक ऐसी पहल करने जा रही है जो पेट्रोल की जगह ऐसे ईंधन का इस्तेमाल शुरू करेगी जो काफी सस्ती हो। बता दें कि ये ईंधन एथेनॉल है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले 8 से 10 दिनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन पर बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे इंजन को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस वैकल्पिक ईंधन की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर होगी, जबकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है और इसलिए एथेनॉल के इस्तेमाल से देश के लोग प्रति लीटर 30 से 35 रुपए की बचत कर सकेंगे।
और देश में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और कोरोना संकट के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की जनता को योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर देशवासियों को योग करने के लिए भी जागरूक किया है। तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस दौरान देश को संबोधित भी किया और योग के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है और इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोज दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। रोहतास जिले में विभिन्न जगहों पर सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जिले में रेलवे सुरक्षा बल, एनसीसी कैडेट, समाज सेवी सहित कई संस्था के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। उठते हुए दोनों पैरों को जमीन पर रखेंगे। हम आप सबके बीच में आज इस योग दिवस का रूप आप सबके सामने आंखों को बंद नहीं करना है, आंखें खोल, साथ साथ रक्तदान के। चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बहुत से देशों में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके दिए गए निर्देश, उनके सुझाव अनेक देशों ने स्वीकार किया है, जिसमें इस्लामिक कंट्रियां भी हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चूँकि सरकारी स्तर पर, चूँकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जिससे आदमी का ज्ञान और ड्यूटी करने में मजबूती और इस सब सिद्धांतों के आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें सब रेल कर्मी हैं, एनजीओ हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम सफल बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। बिहार में भी कोरोना गाइडलाइन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत ही सीमित तरीके से मनाया गया है। पटना में बीजेपी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जनक राम सहित कई लोगों ने शिरकत किया। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर सभी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑनलाइन योग दिवस मनाया गया। ये हमारा था बाएं पैर को उठाते हुए योग हमारी प्राचीन काल से एक धरोहर रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को हजारों वर्षों से कायम किया और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे पेश करके लागू कराया और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसके पीछे भाव यही है कि हम लंबा जीवन जिएं,
स्वस्थ रहें। ये संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी योग हर घर में रहे और यह एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करे। इसीलिए आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 450 स्थानों पर लाइव होकर के आप देख रहे थे सामने 450 स्थानों पर, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल थे, उनका लाइव रिले हो रहा था और 1650 स्थानों पर आज योग दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सासाराम में भी लोगों ने अपने अपने घरों में योग किया। इस दौरान बड़े तो बड़े बच्चों ने भी योग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सासाराम का 5 वर्षीय अद्वैत योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहा है। अद्वैत योग के विभिन्न मुद्राओं को बखूबी करता है। आप भी देखिए 5 साल के इस बच्चे को कि वो किस तरह योग के माध्यम से लोगों को फिट रहने का संदेश दे रहा है। अभी कोरोना चल रहा है, हम लोग को योग करना चाहिए, सारे बच्चे लोग को योग करना चाहिए, बड़े बड़े आदमी लोग को भी। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे लोग योग करें, लेकिन सबको योग करना चाहिए। बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े आदमी, मैम, डैड, सबका योग करना चाहिए। कोरोना भी बीमारी चल रही है, जिससे हम सुबह उठ के हम योग करते हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।